दावतांश क्लास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं मैथिली पांडे आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा है, आगे भी पढ़ रहे हैं। जो टॉपिक छूट रहे हैं उसको भी मैं कवर करते हुए चलूँगा, कुछ भी छूटने वाला नहीं है। जितना हो सकेगा उतना बताया जाएगा। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया कि कार्बन डेटिंग के अनुसार इसकी तिथि निर्धारित की गई 2300 से लेके 1750 ईसा पूर्व, और बहुत से विद्वान 2500 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व मानते हैं। फिलहाल बहुत मत है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मत मिला है वह इसी को मिला है, 2300 से 1750 ईसा पूर्व को। तो दोस्तों, आइए उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। आप लोगों ने इसको कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से भी सुना होगा, ग्राउंड जिसे बोलते हैं, और इसे आद्य ऐतिहासिक काल भी बोला जाता है। क्योंकि दोस्तों देखिए, इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। एक तो है प्रागैतिहासिक काल, जब लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, असभ्य थे। उसके बाद आया आद्य ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में कोई लिखना पढ़ना नहीं जानता था। आद्य ऐतिहासिक काल में लिखना तो जानते थे लोग, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका है। और जो ऐतिहासिक काल है उसके विषय में सबको जानकारी है, क्योंकि उसके प्रमाण बहुत सारे हैं। जो लिखित साक्ष्य है, जिसको पढ़ा गया है, वह ऐतिहासिक काल में आता है। दोस्तों, मैंने ये भी बताया था 1924 में सर जॉन मार्शल ने विधिवत यह घोषणा की थी कि एक सभ्यता की खोज की गई है और उस पे कार्य चल रहा है। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में हम और भी जानकारियाँ लेंगे। थोड़ा सा पुरातत्व विभाग के बारे में भी जान लें। इसका मुख्यालय जो है देहरादून में है, और इसका जो विज्ञान वर्ग है उसका मुख्यालय आगरा में है। तो दोस्तों, यह भी आपको जानकारी होनी चाहिए। और इसकी नींव कैसे पड़ी यह भी मैं आपको बता दूं। सर विलियम्स जोन, उनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, विलियम्स जोन। उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी 15 जनवरी 1784 में। उस समय इन्होंने इसकी नींव रखी थी, और उसी के उत्तराधिकार के रूप में, या उत्तराधिकारी के रूप में कह लीजिए, फिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई। ठीक है, या उसका उत्तराधिकारी माना जाता है। देखिए दोस्तों, जब अंग्रेज हमारे यहाँ आए और उनका शासन थोड़ा बढ़ गया, कई जगह उन्होंने कब्जा कर लिया, जीत लिए कई सारे किले, तो उन्होंने यह देखा काफ़ी विद्रोह हो रहा है। इन विद्रोहों को समझने के लिए, उसके कारण को जानने के लिए पहला नंबर था कि यहाँ की भाषा समझी जाए, यहाँ की संस्कृति क्या है उसको समझा जाए। तो दोस्तों, इसीलिए एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई। उसके अंतर्गत यह देखा गया कि यहाँ के लोग क्या पढ़ते हैं, क्या बोलचाल है, इनकी संस्कृति क्या है, सबको समझा जाए। तो दोस्तों, बहुत सारे ग्रंथों का ट्रांसलेशन हुआ, उसको समझा गया। बाद में भारतीय पुरातत्व विभाग जो है उसका उत्तराधिकारी के रूप में, ऐसा विद्वान मानते हैं, या उसका उत्तराधिकारी के रूप में स्थापना की गई है। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम का नाम आप लोगों ने सुना ही है, मैंने पहले भी बताया है। उन्होंने 1833 में वह बंगाल में आए, यूनाइटेड किंगडम, जो कि इंग्लैंड के नाम से आप लोग जानते भी हैं। वहाँ से वो भारत आए और बंगाल में उनकी नियुक्ति की गई एक इंजीनियर के रूप में। उनके
भाई का नाम जोसेफ था, वो भी इसी में थे। एक फ्रांसिस्को करके था, वो भी था। तो यह सब सेवा सेवा में ब्रिटिश सल्तनत के थे, कह लीजिए एक तरह से। दोस्तों, ये जब सेवानिवृत्त हुए 1861 में, तो और इनको यह भी कहा जाता है ये कई सारे विषय के विद्वान भी थे। हिस्ट्री हो गया या जियोग्राफी हो गया, इस सब के वो काफ़ी जानकार भी थे। दोस्तों, कनिंघम के बारे में यह कहा जाता है कि इसने कई सारे जगहों की खुदाई भी की, जैसे मथुरा, उसके आसपास का क्षेत्र जो है उसकी खुदाई करवाई। उसने वहाँ पे 2 बार खुदाई करवाई। एक तो 1871, क्योंकि 70 में वो है भारतीय पुरातत्व विभाग का निदेशक बन गया था। 1870 में वो मथुरा की खुदाई में 2 बार लगा। एक बार तो 1870-71 और दूसरी बार 1882-83 में। और उसने वहाँ के विषय में काफ़ी जानकारियाँ एकत्र की। दोस्तों, मैंने यह भी चर्चा की थी कि कार्बन डेटिंग क्या होती है, C14। इसके जो आविष्कारक थे B.F. लीवी करके हैं, USA के थे, और उसका डेट है 1946। ठीक है, इसी समय इसका कह लीजिए एक तरह से आविष्कार हुआ। ठीक है दोस्तों, कनिंघम ने सर्वप्रथम इस विषय में चर्चा की 1856 में। 1856 में उसने इस विषय में चर्चा की। और ये चर्चा उठी कहाँ से? जैसा कि मैंने नेक्स्ट वीडियो में भी बताया था आपको कि लाहौर से कराची के लिए या कराची से लाहौर के लिए कह लीजिए रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। बर्टन बंधु करके थे 2 लोग, उन्हीं के निर्देशन में कार्य चल रहा था। तो बर्टन बंधुओं ने जब कहते नहीं एक टीले के रूप में कुछ देखा, तो वहाँ से बोले पत्थर ले आओ इसके रेलवे लाइन के नीचे लगाने के लिए। तो वहाँ पे जब खुदाई की गई तो पकी ईंटें मिलने लगी और भी बहुत सारे वस्तुएं प्राप्त हुई। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, इसको रोक दीजिए और इसकी सूचना सरकार को दी जाए। उन्होंने यह सूचना सरकार को दी और सरकार ने फिर इसको संज्ञान में लिया। ठीक है, ये 1856 की घटना है। दोस्तों, आगे के टॉपिक पे हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, अगला टॉपिक देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का विकास कहाँ से हुआ यह पहले जान लीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास जो है सिंधु नदी, सिंधु और सरस्वती। देखिए दोस्तों, सरस्वती को घग्गर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यह लुप्त हो चुकी है। इन दोनों के बीच में जो है सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ। सिंधु नदी के बारे में जान लेते हैं। सिंधु नदी आपकी तिब्बत से निकलती है, तिब्बत के मानसरोवर से, और ये 3 देशों से होके अरब सागर में गिर जाती है। 3 देश कौन कौन से हैं? तिब्बत, इंडिया। तिब्बत जो कि चाइना के अंदर में है, आपको पता भी है, पहले स्वतंत्र देश था लेकिन इस समय चाइना के अंदर में है। दूसरा इंडिया और तीसरा जो है पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान के बाद यह अरब सागर में गिरती है। ठीक है,
इन्हीं दोनों नदियों के बीच में ही इस सभ्यता का विकास हुआ। ठीक है दोस्तों, और जैसा कि मैंने आपको बताया भी है कि 7वीं शताब्दी में, यह भी आप जान लीजिए, एक छोटी सी घटना है। 7वीं शताब्दी में पंजाब प्रांत में लोगों ने ईंट पकाने के लिए मिट्टी की खुदाई की, तो वहाँ पे पकी हुई ईंटें मिलने लगे। 7वीं शताब्दी की बात है। उस समय पता लगा कि यहाँ कोई सभ्यता पहले से थी। आगे चल के 1826 में चार्ल्स मैसन करके एक विद्वान थे, उन्होंने यहाँ पे पुरानी सभ्यता होने का प्रमाण दिया। उन्होंने यह कहा, यहाँ पे पकी ईंटें मिली और भी वस्तुएं कुछ मिल रही हैं, तो यहाँ पे कोई सभ्यता रही होगी। वह पहले थे चार्ल्स मैसन करके, उन्होंने 1826 में चार्ल्स मैसन करके थे। इन्होंने ही सर्वप्रथम पुरानी सभ्यता की खोज की। ठीक है दोस्तों, आइए अगला टॉपिक देखते हैं। देखिए दोस्तों, 2014 में सबसे पुराना कह लीजिए नगर सिंधु घाटी सभ्यता का भीलडाणा को माना गया है। भीलडाणा, एक बार नाम देख लीजिए। सबसे पुराना नगर भीलडाणा को माना गया है। ठीक है, 2014 की बात है। और आप ये भी जानते हैं, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। ठीक है, यह सब तो फिलहाल बेसिक जानकारियाँ हैं, सभी जानते हैं। मृतकों का टीला कहा जाता है। और दोस्तों देखिए, एक विद्वान थे, उनका नाम था फिलिप। फिलिप ने एक लेख लिखा है सिंधु घाटी सभ्यता पे। ठीक है, फिलिप ने। और दोस्तों आपको यह भी मैं बता दूं कि इसका विस्तार जो है कहाँ से कहाँ तक हुआ था, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। लेकिन आपको यह भी जानकारी होना चाहिए कि वह किस नदी के पास स्थित था। इसका एरिया भी मैंने बताया था, एक बार फिर से देख लेते हैं। आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है, जितना बता दिया जाएगा उसको आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों उत्तर में जैसा कि आपको बताया गया था मांडा, यह जो है अखनूर के पास चिनाब नदी, ठीक है, इसके पास मांडा स्थित। ठीक है, आपको पूर्व के बारे में पता होना चाहिए, पश्चिम, दक्षिण। पूर्व में आपका आलमगीरपुर, कौन सी नदी है? हिंडन नदी, यह मेरठ के आसपास है। ठीक है, मेरठ के आसपास है। दोस्तों पश्चिम में जो है आपका
बलूचिस्तान में स्थित है। कौन सी नदी के पास? यह है दाश्क नदी। दाश्क नदी के पास स्थित है। और दोस्तों ये जम्मू एंड कश्मीर और ये आपका यूपी, ठीक है। और दक्षिण में देख लीजिए जायमाबाद, ये गोदावरी नदी के पास है, ठीक है। यह आपको जानकारी होनी चाहिए। महाराष्ट्र में पड़ता है, या महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है दोस्तों। इसको आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ऐसे ही पूछ लिया जाता है सिंधु नदी के पास कौन सा नगर था, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि मोहनजोदड़ो के पास कौन सी नदी बहती थी, ठीक, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि यही छोटे छोटे पॉइंट आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं आगे फिर। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, स्थल वह कहाँ स्थित हैं, उनके खोजकर्ता, यह भी देख लेना आवश्यक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा स्थल किस नदी के किनारे या कहाँ पे स्थित है, ठीक है, उसकी अवस्था क्या है। आइए देखते हैं। जैसा कि आप लोगों ने हड़प्पा का नाम सुना है, नगर, उसके बाद स्थान, वर्तमान में, और नदी, खोजकर्ता भी बता देंगे। देखिए पहला हम लोग हड़प्पा जान लेते हैं। हड़प्पा स्थल, यह जो है वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में अवस्थित है। जिला आपको बता दें, आवश्यक नहीं है, साहिवाल जिला है, ठीक है। यह कोई आवश्यक नहीं है, किंतु आपको यह पता होना चाहिए हड़प्पा जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में स्थित है। नदी कौन सी है? वह है रावी नदी, ठीक है, रावी नदी। और इसके खोजकर्ता आपको पता ही है, दयाराम साहनी। उन्नीस 1921, ठीक है, ये हो गया। आगे देखते हैं मोहनजोदड़ो। उसको का टीला भी कहा जाता है दोस्तों। यह जो है सिंधु नदी, चलिए नदी यहाँ पे है तो सिंधु नदी, ठीक है। और पंजाब के पाकिस्तान के लरकाना जिले में है, ठीक है। पाकिस्तान के लरकाना में स्थित है। सिंधु प्रदेश ही है ये, ठीक है, प्रदेश सिंधु नदी, ठीक है।
और इसके खोजकर्ता राखलदास बनर्जी, ठीक है, 1922, ठीक। आगे देखते हैं दोस्तों, कालीबंगा, ठीक है। कालीबंगा को देख लेते हैं। कालीबंगा मतलब चूड़िया, ठीक है, काली चूड़िया कह लीजिए, ठीक है, इसके नाम पे कालीबंगा। और यह जो है घग्घर नदी के पास है, घग्घर नदी, ठीक है। और इसका जो स्थान है वह है राजस्थान, राजस्थान के हनुमानगढ़ी, ठीक है, हनुमानगढ़ी में। इसके खोजकर्ता जो हैं वह हैं अमलानंद घोष, 1951 में, ठीक है दोस्तों। जो भी नगर बताए जा रहे हैं, ठीक है, जितने भी पॉइंट लिखे जा रहे हैं, यह सब पूछ लेते हैं। खोजकर्ता कौन थे, सन पूछ लेते हैं, और स्थान पूछ लेते हैं, वर्तमान समय में कहाँ पे अवस्थित है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, मुख्य मुख्य हैं, उससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। आइए लोथल के बारे में जान लेते हैं। लोथल यह जो है एक बंदरगाह था, ठीक है। लोथल और सुतकोटदा जो है, ये दोनों जो है बंदरगाह थे सिंधु घाटी सभ्यता के। बंदरगाह मतलब जहाँ पे जहाजें आती थी, व्यापार होता था। आपको पता भी होना चाहिए कि बंदरगाह आज भी कितने सारे मौजूद हैं। गुजरात में अधिकतर हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, ठीक है, यहाँ पे बंदरगाह अधिक हैं। देखिए लोथल में यहाँ जो है यह भोगवा नदी के पास स्थित है, भोगवा नदी, ठीक है। और यह गुजरात में, गुजरात के अहमदाबाद के, अहमदाबाद, ठीक है, में स्थित है। देखिए दोस्तों, लोथल हो गया आपका। रोपड़ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। रोपड़ के बारे में जान लेते हैं। यह जो है सतलज नदी के पास अवस्थित है, ठीक है। और जो है यह पंजाब में, रोपड़ जिले में स्थित है, ठीक है। देखिए दोस्तों, धौलावीरा के बारे में भी देख लेते हैं। लोथल गुजरात। देखिए दोस्तों, लोथल का जो है, इसका जो खोजकर्ता थे वो थे SR राव, SR राव। चलो कोई हुआ 1954। और दोस्तों रोपड़ का जो है इनका पंजाब, और इसके जो खोजकर्ता हैं वो है बेबीलाल, 1950, ठीक है दोस्तों। यह जो है सतलज नदी के पास यह भी स्थित था, ठीक है। आइए देखते हैं
आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, यहाँ आपका मेरठ उत्तर प्रदेश। नदी जो है हिंडन, और इसके खोजकर्ता जो है वह है यज्ञदत्त शर्मा। शर्मा कब किए थे? 1958। ठीक है, यह आपको पूरा ध्यान देना है, एक भी पॉइंट छोड़िए मत, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए। ठीक है, अब कोई भी था ना, ये आगे देखते हैं दोस्तों। नगर और कहाँ से कौन से साक्ष्य मिले हैं यह भी जानना आवश्यक है। देखिए मोहनजोदड़ो, पहले इस पे हम लोग फोकस करेंगे, और यह भी आप जान लीजिए राखी गढ़ी। राखी गढ़ी जो है वह हिंदुस्तान में सबसे बड़ा स्थल है जो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत आता है। वैसे देखेंगे मोहनजोदड़ो, किंतु हिंदुस्तान में जब बात होगी तब राखी गढ़ी। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। मोहनजोदड़ो में एक साक्ष्य मिला है बृहद स्नानागार का। ठीक है, तो उसको भी आप लोग जान लीजिए, उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या गहराई जो भी है मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों एक बृहद स्नानागार है, उसके अंदर आंगन भी बने हुए हैं, सीढ़ियाँ भी हैं। ठीक है, उसकी लंबाई देख लीजिए। मोहनजोदड़ो जोदड़ो स्नानागार, आइए देखते हैं लंबाई, चौड़ाई और गहराई। दोस्तों इसकी लंबाई जो है 11.88 मीटर, चौड़ाई जो है 7.01 मीटर, और जो गहराई है इसकी दोस्तों वह है 4.24 मीटर। यह है इसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई। दोस्तों यह 2.24 मीटर, 24 नहीं कहेंगे, 24 मीटर। ठीक है, यह जो है बृहद स्नानागार है, बृहद स्नानागार। यह भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, लंबाई, चौड़ाई या गहराई कुछ भी पूछ सकते हैं, क्योंकि पैट में जो है छोटे छोटे पॉइंट ही लिए जाते हैं, और यह आपको पता होना चाहिए। दोस्तों अग्निकुंड के जो साक्ष्य मिले हैं वो आपको लोथल एवं कालीबंगा से मिले हैं। लोथल और कालीबंगा से अग्नि के साक्ष्य, अग्निकुंड जो है जैसे हवन वगैरह के लिए या खाना पकाने के लिए, जहाँ पे कोयले वगैरह मिले होंगे, इसी आधार पे लगाया गया अनुमान है ये। तो लोथल और कालीबंगा से कितने साक्ष्य मिले हैं? अग्नि के, अग्निकुंड के, अग्निकुंड के, लोथल और कालीबंगा से। ठीक है दोस्तों, बंदरगाह मैंने बता दिया,
लोथल और सुत। आइए इसमें थोड़ा सा एक और जानकारी ले लेते हैं। 2.43 मीटर तक, ठीक, यह था, इसके साक्ष्य मिले हैं लोथल और सुत कोटद्वार से। ठीक है, ये बंदरगाह मिले हैं, आपको बता दें हम। आगे देखिए, मोहनजोदड़ो से एक सील मिला है। पत्थर की जो सील होती है, घर में यूज भी होती होगी, अब तो सब मिक्सर लेके रख लेते हैं। फिलहाल जो सील है मोहनजोदड़ो से एक मिला है, उस पे 3 मुख वाले एक देवता की प्रतिमा मिली है। ठीक है, जैसे आप समझ सकते हैं पशुपतिनाथ, ये कह सकते हैं कि मोहनजोदड़ो से पशुपतिनाथ की एक मूर्ति मिली है। ठीक है, देखिए दोस्तों, उसमें कुछ और भी जानवर हैं उस मूर्ति में। जैसे चारों तरफ से कुछ जानवर उनको घेरे हुए हैं, हाथी, गैंडा। दोस्तों, एक सिंह वाला गैंडा अत्यधिक प्रचलित मात्रा में मोहरों पे मिले हैं। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। पशुपति की जो मूर्ति है उसमें हाथी, गैंडा, चीता और भैंसे का भी साक्ष्य मिला हुआ है। वह विश्राम की मुद्रा में है। ठीक है, यह आपको जानकारी होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, हड़प्पा जो शहर है उसमें सर्वाधिक जो मुहर मिली है वह एक श्रृंगी पशु की मिली है। उसका अंकन किया जाता है कि यह गैंडे की है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। मुहरों पे सर्वाधिक मात्रा में मिली है, और जो मुहर होती थी वह आयताकार होती थी। मुहर जो है आयताकार होती थी, आयताकार। ठीक है, उसी पे एक श्रृंगी पशु के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है दोस्तों, मनके बनाने का साक्ष्य जो है लोथल से भी मिला है और चन्हूदड़ों से भी मिला है। ठीक है, जो मनके बनाए जाते थे, मटके जो होते हैं, ठीक है, उसके साक्ष्य लोथल और चन्हूदड़ों से मिले हैं। देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वह भाव चित्रात्मक थी। ठीक है, भाव चित्रात्मक थी। लिपि जो है वह भाव चित्रात्मक है, भाव चित्रात्मक है। ठीक है, उसकी लिपि। दोस्तों, अन्य जानकारियां जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।